हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 31 अगस्त और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 31 अगस्त 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। शुरुआत करेंगे अपने वही पुराने रिवीजन सेक्शन से। कल हम लोगों ने पढ़ा था गौतम अडानी अब बन गए हैं भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। हुरून इंडिया की रिच लिस्ट में ये नाम सामने आया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के 8 छोटे मोटे रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है और इनके नाम कल हम लोगों ने डिटेल में देखे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों विशाखापत्तनम में भारत की दूसरी परमाणु मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत का अनावरण किया है, इसको कमीशन किया है। इसके अलावा सीआईएसएफ के महानिदेशक बने हैं राजविंदर सिंह भट्टी। भारतीय नागरिकता पाने वाले जोसेफ परेरा ये गोवा में बन गए हैं पहले व्यक्ति। ईसाई मूल के थे, ईसाई धर्म के थे और पाकिस्तान के रहने वाले थे। भारत ने 73,000 सिग सायर राइफल का रिपीट ऑर्डर लगाया है, ये अमेरिका से खरीदा गया है। इसके अलावा एयरटेल ने दोस्तों एप्पल के साथ कंटेंट साझेदारी की घोषणा की है। दोनों मिलकर के भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। 61वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीत लिया है कार्तिक वेंकटरमन ने। आपातकालीन प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग पर संयुक्त रूसी भारतीय आयोग की दूसरी बैठक ये मॉस्को रूस में हुई। और फतेह मोहजरानी ये ईरान की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता बन गई हैं। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने डिटेल में कल पढ़ा था, आज रिवीजन किया है। अब इसकी क्विज वगैरह भी अगर आपने नहीं सॉल्व किया है तो सॉल्व कर लेना जाकर। पीडीएफ आपको भी यहीं पर मिल जाएगी एमजीटी ऐप पर। वहीं पर क्विज मिलेगी, वहीं पर आपको हमारी ई बुक मिलेगी, वहीं पर हमारा वीडियो कोर्स भी मिलेगा। बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री में भी अवेलेबल हैं, तो आप एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पेरिस पैरालंपिक में भारत के लिए पहला गोल्ड किसने जीता? तो देखो, पेरिस पैरालंपिक आप जानते हो 28 अगस्त से शुरू होना था, हो चुका है और खाता भी खुल गया इंडिया का। इंडिया ने गोल्ड मेडल देखो जीत लिया है। अवनी लेखरा, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी भारत के लिए गोल्ड जीता था और देखो पेरिस ओलंपिक में भी गोल्ड जीत लिए हैं भारत के लिए। अवनी लेखरा ये पिछले बार 2 मेडल जीती थी, एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज। इस बार एक गोल्ड जीत चुकी हैं अभी तक। ठीक है, तो अवनी लेखरा जो है राजस्थान की रहने वाली हैं। कल मैंने एक छोटा सा क्लिप डाला था 3 मिनट की वीडियो, आप उसको देखिएगा जरूर, इनके बारे में पूरी डिटेल्स भी है। तो अवनी लेखरा ने दोस्तों 10 मीटर की एयर राइफल SH-1 इवेंट में जीता है। अच्छा, इसी सेम इवेंट में इसी पोडियम पर इनके साथ स्थान एक और भारतीय ने शेयर किया, नाम है उनका मोना अग्रवाल। मोना अग्रवाल ये जीती ब्रॉन्ज मेडल, मतलब गोल्ड और ब्रॉन्ज एक साथ आया। ठीक है ना, भारत का पहला और तीसरा स्थान एक साथ मिला एक ही मैच में, एक ही इवेंट में। तो 10 मीटर का एयर राइफल का SH-1 इवेंट है। जब भी अब पैरालंपिक्स चलेगा ना, तो उसमें ऐसे कुछ कोड नजर आएंगे आपको। ये क्या होंगे मैं आपको आज ही बता दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत सारे मेडल्स आने हैं भारत के। तो देखो क्या होता है कि IOC के द्वारा, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा कोड दिए गए हैं कि कौन किस प्रकार से दिव्यांग या विकलांग है, क्योंकि ये पैराथलीट के लिए होता है। तो आपको आपको देखने को मिलेगा किसी के हाथ नहीं है, कोई पैर से निशानेबाजी कर रहा है, किसी के पता लगेगा कि आंख नहीं है, किसी को या कोई बैडमिंटन खिलाड़ी है उसे पैर नहीं है। मतलब बहुत सारे प्रकार के आपको अलग अलग डिसेबिलिटीज दिखेंगी, तो उनको अलग अलग से कोडेड किया गया है। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे किसी का अगर एक पैर नहीं है तो और किसी का पैर सही है, उसका हाथ नहीं है, तो उसका उसके साथ कंपटीशन करा दिया जाएगा। नहीं, जिसका पैर नहीं है, लोहे का पैर लगा है, उसको उसी के साथ दौड़ाया जाएगा जिनके लोहे के पैर हैं। ठीक है ना, जिससे फेयर कंपटीशन एक हो सके। तो इसीलिए कोड डिसाइड किया गया है और उसी कोड में इवेंट होते हैं। तो आपको इसमें बहुत सारे इवेंट देखने को मिलेंगे। फिलहाल इन्होंने फाइनल राउंड में 249.7 का स्कोर किया, जो अपना पिछला रिकॉर्ड ही इन्होंने तोड़ा है। पिछली बार टोक्यो ओलंपिक में 249.6 का स्कोर किया था इन्होंने। कुछ और भी अलग से रिकॉर्ड इनके नाम बन गए हैं इसी प्रकार, जैसे कि दो पैरालंपिक में लगातार 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये इकलौती भारतीय। इसके अलावा टोक्यो पैरालंपिक में पिछली बार एक साथ 2 मेडल जीती ही थी। ठीक है ना। अगला, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री जो हैं अन्नपूर्णा देवी जी, इन्होंने अभी सी पोर्टल लॉन्च किया है, सी बॉक्स पोर्टल। सी बॉक्स पोर्टल कैसे काम करेगा? ये महिलाओं के द्वारा अगर ऑफिसेज में काम किए जा रहे हैं,
उनके ऊपर अगर कुछ वहाँ पर असॉल्ट हो रहा है, अगर उनको सेफ्टी नहीं महसूस हो रही है या फिर उनके खिलाफ कोई उत्पीड़न हो रहा है, तो उसकी शिकायत यहाँ पर कर पाएंगी। तो ध्यान रखना, ऑफिसेज वगैरह में या वर्क प्लेस पर, जहाँ पर कार्यस्थल होता है, जहाँ पर काम करती हैं, वहाँ पर एनवायरनमेंट सुरक्षित करने के लिए ये सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है ना, सी बॉक्स पोर्टल। तो इसको केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने लॉन्च किया है यौन उत्पीड़न की शिकायतों और उनके प्रबंधन के लिए। और इसमें यह भी कहा गया है कि स्थितियों को भी ट्रैक किया जाएगा और शिकायत कहाँ तक पहुंची, निस्तारण हुआ कि नहीं हुआ जल्दी से जल्दी, ये सब चीजें इस पर ट्रैक किया जाएगा। जब तक पूर्ण समाधान नहीं होगा तब तक ये उसमें लाइव दिखाता रहेगा। तो कुछ और ऐप अभी आए हुए हैं हाल फिलहाल में, उनका रिवीजन करेंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपको यूएलआई ऐप के बारे में बताया था। आरबीआई ने यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस नाम से एक ऐप को इंट्रोड्यूस किया है, जल्द ही आरबीआई इसे लॉन्च कर देगी। यूपीआई की तरह काम करेगा। प्रॉम्प्ट पोर्टल जो है मनोहर लाल खट्टर जी ने लॉन्च किया। हाथी ऐप असम ने लॉन्च किया। ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ये चंडीगढ़ में गृह मंत्री अमित शाह जी ने लॉन्च किया। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया। लोकपथ मोबाइल ऐप मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। निर्मन पोर्टल जी किशन रेड्डी ने लॉन्च किया। संज्ञान ऐप आरपीएफ ने लॉन्च किया और प्रवाह पोर्टल आरबीआई ने लॉन्च किया। ये प्रमुख पोर्टल और ऐप हैं। जब जब भी पोर्टल और ऐप आता है इसका रिवीजन मैं बार बार कराता हूँ, नीचे से एक एक हटाता जाता हूँ, ऊपर से एक एक ऐड करता जाता हूँ। ठीक है, तो जिससे आपको 8-10 बार ये दिख जाए कम से कम और अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अगला, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किस देश के धुली खेल शहर को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर घोषित किया गया? तो दोस्तों, WHO ने अभी हाल ही में नेपाल के धुली खेल शहर को एशिया का दूसरा सबसे स्वस्थ शहर, सबसे हेल्दीएस्ट सिटी घोषित किया है। ये नेपाल का सबसे हेल्दीएस्ट सिटी है और एशिया में दूसरा सबसे हेल्दीएस्ट सिटी है। तो यहाँ पर देखो, नेपाल का पहला और एशिया का सेकंड है ये हेल्दीएस्ट सिटी। WHO ने यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे घोषित किया है, तो इसको तवज्जो तो देना ही पड़ेगा। नेपाल के ये कवरेल पालचोक जिले में स्थित है ये शहर। ओके, $5000 का इसे पुरस्कार भी मिला है। बात WHO की आई है, इसके बारे में जान लो। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, 7 अप्रैल 1948 में। इसीलिए 7 अप्रैल को मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस। और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो जिनेवा बताइएगा, जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस अदनोम इसके अध्यक्ष हैं। अभी हाल ही में एमपॉक्स को इसने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, हाल ही में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल के लिए अंतरिम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो एचपीसीएल के नए अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं दोस्तों रजनीश नारंग। रजनीश नारंग सी ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं, ये अंतरिम अध्यक्ष होंगे, यानी परमानेंट नियुक्ति नहीं है, तो लंबा समय तक नहीं नियुक्त होंगे। इनको 3 महीने के लिए अभी अपॉइंट किया गया है। तो केंद्र सरकार ने आईओसीएल और एचपीसीएल दोनों के ही अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, क्योंकि दोनों के ही जो अध्यक्ष थे वो अब रिटायर हो रहे हैं, अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। तो इसी अगस्त के बाद कार्यकाल आज से पूरा हो जाएगा, तो सितंबर से नई नियुक्ति होनी है। लेकिन अभी नई नियुक्ति के लिए प्रोसेस शुरू नहीं हुआ था, इसीलिए 2 व्यक्तियों को दोनों संस्थाओं में अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो देखिए, जैसे सतीश कुमार गुरी हैं, इनको 1 सितंबर से अगले 3 महीनों के लिए आईओसीएल का यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का, और रजनीश नारंग इनको 1 सितंबर से अगले 3 महीनों के लिए एचपीसीएल का अंतरिम महानिदेशक और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो रजनीश नारंग पुष्प कुमार जोशी का स्थान लेंगे और सतीश कुमार वुदगुरी जो हैं ये माधव वैद्य का स्थान लेंगे, श्रीकांत माधव वैद्य का। आईओसीएल की स्थापना 1959 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, जबकि एचपीसीएल को बीपीसीएल से मैंने कनेक्ट कराकर आपको याद कराया हुआ है। एचपी और बीपी ये दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई में होता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और नियुक्तियां हैं, फिर से अगर वही बात कि नियुक्तियां लगातार हो ही रही हैं, तो नीचे से एक एक हटाते जाइए, ऊपर एक एक जोड़ते जाइए, और आपको लगातार 8 से 10 बार दिखा करके इसको याद करवाना उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखो, दलजीत सिंह चौधरी को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया और राजविंदर सिंह भट्टी को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इसके अलावा सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं, इनका नाम याद रखना। बी श्रीनिवासन ये राष्ट्रीय सुरक्षा समूह यानी एनएसजी के महानिदेशक बने हैं। सिंधु गंगाधरन को नैस्कॉम का अध्यक्ष इस बार का नियुक्त किया गया है और संजीव रैना आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक बने हैं। वहीं जय शाह ये आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं
और गोविंद मोहन केंद्रीय गृह सचिव बन गए हैं। वहीं राहुल नवीन ईडी के महानिदेशक हैं। अगला, किस शिपयार्ड ने भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप लॉन्च किया? तो भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप अब लॉन्च हो चुका है और ये बनाया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा ये जहाज बनाया गया है, डिजाइन और डेवलप किया गया है। तो इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। ये पहला स्वदेशी रूप से, इंडिजीनियस रूप से पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है, यानी कि प्रदूषण नियंत्रण पोत है। समुद्र प्रताप इसका नाम है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आईएनएस अरिघात के बारे में कल बताया था, वो पनडुब्बी थी, वो परमाणु पनडुब्बी थी। ये जो है ये प्रदूषण नियंत्रण पोत है, वेसल है। तो बनाया किसने? गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने। इसकी लंबाई है 114.5 मीटर, चौड़ाई 16.5 मीटर और विस्थापन है 4170 टन। विस्थापन का मतलब ये हुआ कि समुद्र में कितना पानी ये विस्थापित करेगा जब इसको उतारा जाएगा, तो ठीक है ना। तो 4170 टन। अगला, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी यूनिवर्सिटी साउथहैम्पटन किस देश में है, या किस देश की यूनिवर्सिटी है? तो दोस्तों, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत भारत में कैंपस खुलने जा रहा है और इसमें कैंपस, कैसी कैंपस? किसी विदेशी बड़ी यूनिवर्सिटी का कैंपस। और इसमें भारत में क्लासेस चलाई जाएंगी, मतलब भारत में ये कैंपस होगा उस देश की यूनिवर्सिटी का। देश कौन सा है? ब्रिटेन। ब्रिटेन की जो साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी है ये इंडिया में अपना कैंपस खोल रही है। अभी तो सुगबुगाहट चल रही है कि ये कहाँ खोला जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है गुड़गांव में खोला जाए, हरियाणा में। तो जब वहां खुलेगी तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल अभी तो बातचीत चल रही है कि ये अपना कैंपस खोलेंगी भारत में, और भारत में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट समेत बहुत सारे कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। जो बहुत सारा थिंक टैंक भारत का, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, जो अच्छे स्टूडेंट हैं, टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, वो विदेश चले जाते हैं पढ़ाई करने, वो यहाँ पर रुक करके वैसी सुविधाएं प्राप्त कर पाएंगे और फिर देखा जाएगा शायद भारत की यूनिवर्सिटीज का रैंक थोड़ा सा सुधार भी देखने को मिले भारत की। तो यूजीसी रेगुलेशन 2023 के मुताबिक यहाँ पर चलेंगी क्लासेस और भारत की नई शिक्षा नीति पर चलेगी। तो 2024-25 में ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया की दो यूनिवर्सिटी, अगर आपको याद हो तो ऑस्ट्रेलिया की डीकन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग, इन दोनों ने भारत में स्थापित किया था अपना सेंटर, लेकिन वो कैंपस गांधीनगर गुजरात में इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी में खोला गया था। ये मैंने कवर कराया है पिछली साल क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पर ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नहीं चल रहे हैं क्लासेस। ये वाला जो होगा ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत चलेगा, ठीक है। अगला है, टीसीएस ने डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए किस देश में पेस स्टूडियो लॉन्च किया? तो टीसीएस जो है ये डिजिटल इनोवेशन को बढ़ावा देने के प्रति लगातार कदम बढ़ाया जा रहा है। 4 पेस स्टूडियो ये लॉन्च कर चुका है दुनिया भर में। अब 5वां अपना पेस स्टूडियो लॉन्च किया इसने फिलीपींस ने। टीसीएस चूंकि भारत की कंपनी है तो भारत का भी नाम रोशन हो रहा है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी कंपनी। तो टाटा कंसल्टेंसी कंपनी जो है ये टाटा ग्रुप की ही कंपनी है, आईटी वाली। और भारत में आप जानते हो सबसे बड़ी आईटी कंपनी है टीसीएस, ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो फिलहाल, और अच्छा, भारत में सबसे बड़ी कंपनी है और दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है। एसेंचर के बाद टीसीएस का ही नंबर आता है दुनिया में। तो इसने अपना पेस स्टूडियो फिलीपींस के मनीला में स्थापित किया है। ये क्या करेगा? ये एशिया पैसिफिक क्षेत्र में अनुकूल समाधान बनाने और डिजिटल इनोवेशन को चलाने के लिए कस्टमर्स के साथ साथ को इनोवेशन करना, ये इसका उद्देश्य होगा। इससे पहले इसके 4 पेस स्टूडियो खुल चुके हैं। कहाँ कहाँ? रियाद, जो कि सऊदी अरब में है, सऊदी अरब की राजधानी है, सिडनी ऑस्ट्रेलिया, लेटरकेनी, स्टॉकहोम, यहाँ पर यह खुल चुका है। अब 5वां ये मनीला में खोल रहे हैं। टीसीएस की स्थापना 1968 में हुई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इसके सीईओ हैं के कृतिवासन। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। के कृतिवासन। अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप 2024 किसने जीता हुआ है? तो सैफ अंडर 20 चैंपियनशिप दोस्तों ये फुटबॉल का होता है और इसको जीत लिया है बांग्लादेश ने। बांग्लादेश ने नेपाल को हरा करके जीता है। नेपाल को इसने 4-1 से हराया है और पहली बार बन गया है बांग्लादेश चैंपियन। बांग्लादेश में वैसे तो राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, लेकिन फिलहाल अंडर 20 का ये चैंपियन बन गया है नेपाल को हरा करके।
नेपाल में आयोजित किया गया था, नेपाल इसका मेजबान था और उसको 4-1 से बांग्लादेश ने हरा दिया। साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन का चैंपियनशिप, साउथ एशियन जो कंट्रीज होती हैं उसके बीच में ये इवेंट होता है। भारत 3 बार का विजेता रह चुका है, 2019, 2022 और इस बार का ही भारत चैंपियन था पहले, और इस बार फिलहाल जीता बांग्लादेश ने, अब चैंपियन ये हो गया है। ठीक है, अगला, डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी ने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? तो जैसा कि आप जानते हो कि मोदी 3.0 गवर्नमेंट में ये अब बन गए हैं खेल मंत्री। इससे पिछले वाले सेकंड वाले टर्म में ये एक थे स्वास्थ्य मंत्री, तो अब खेल मंत्री बन गए हैं। तो इन्होंने सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, एक कार्यक्रम शुरू किया है रीसेट नाम से, रीसेट नाम से, ठीक है ना। तो रीसेट कार्यक्रम के तहत क्या होगा कि जो रिटायर्ड हो चुके जो खिलाड़ी हैं, रिटायर्ड हो चुके जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं, उनके लिए ये, उनको एम्पावर करने के लिए ये प्रोग्राम है। उनको पैसे के रूप में या जॉब्स के रूप में या अन्य क्षेत्रों में किस किस प्रकार से, चाहे उनको कोचिंग का जॉब ऑफर कर दिया जाए या कोई और चीज कर दिया जाए, तो किस प्रकार से उनको एम्पावर किया जा सकता है, इसके लिए ये 29 अगस्त के दिन ये रीसेट कार्यक्रम शुरू किया गया। 29 अगस्त को ही क्यों? क्योंकि 29 अगस्त को होता है राष्ट्रीय खेल दिवस। तो राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर ये रीसेट शुरू किया गया, ठीक है ना। सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण या रिटायर्ड प्लेयर एम्पावरमेंट ट्रेनिंग। तो आपसे फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, याद रखना। नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस पर यह उद्घाटन किया गया है। आगे, अगस्त 2024 में किस देश के क्रिकेटर डेविड मलान ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी? तो डेविड मलान का नाम आपने जरूर सुना होगा अगर आप क्रिकेट से संबंध रखते हैं, क्रिकेट से इंटरेस्ट रखते हैं। तो डेविड मलान जो है ये ब्रिटेन के या कहीं इंग्लैंड के दिग्गज खिलाड़ी थे, दिग्गज क्रिकेटर थे, और इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। ये इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए T20 में नंबर 1 रैंकिंग पर भी पहुंचे थे आईसीसी की, ठीक है, T20 रैंक में, लेकिन अब फिलहाल रिटायर हो चुके हैं। इंग्लैंड के लिए ये तीनों फॉर्मेट में शतक भी लगा चुके हैं, और ऐसा करने वाले जोस बटलर के बाद मात्र दूसरे इंग्लैंड के खिलाड़ी भी हैं। इंडिया में तो बहुत सारे खिलाड़ियों ने ऐसा कर दिया है। फिलहाल तो इन्होंने क्रिकेट संन्यास ले लिया है। ये इंग्लैंड के लिए 22 टेस्ट, 30 वनडे और 62 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये कम है, लेकिन इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, क्योंकि ये लिस्ट आपको एक नंबर कंफर्म कराएगी कि कौन कौन अभी हाल ही में संन्यास या इस्तीफा लिया है। तो देखो, अभी शिखर धवन, भारत के दिग्गज क्रिकेटर, इन्होंने संन्यास ले लिया सभी फॉर्मेट से। फुमियो किशिदा, ये जापान के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने इस्तीफा एक प्रकार से दे ही दिया है, घोषणा कर दिया है कि अगले महीने ये इस्तीफा दे देंगे जापान के प्रधानमंत्री पद से। श्रेथा थावसिन, ये थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद छोड़ चुके हैं, इस्तीफा दे दिए हैं, इनको हटा दिया गया है एक्चुअली में वहां के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। मनोज सोनी, यूपीएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ा इनको। डेविड वार्नर, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली, दो दिग्गज क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया। क्लियर? तो ये थे साथियों आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपने कम समय में बेहतरीन जानकारी के साथ पूरा करंट अफेयर आज का पढ़ लिया है। अगर आपको ये तैयार हो गया है, वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक कर दो और MJT ऐप पर जाकर के इसकी क्विज लगा लेना। क्विज लगा लोगे तो ये क्वेश्चन सब पक्के हो जाएंगे आपके, और PDF भी ऐसे ही डिटेल वाली आपको वहां पर दी जाएगी, तो आप जाकर के PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा जिनको जिनको अर्जुन बैच ज्वाइन करना है, अर्जुन बैच ज्वाइन कीजिए। डेली इसमें क्लासेस चल रही हैं, 3 क्लासेस डेली होती हैं। NTPC की वैकेंसी भी बढ़ गई है, इसका हालांकि नोटिफिकेशन मैं नहीं बना पाया वीडियो आपको, लेकिन पता लग गया होगा, नहीं पता लगा जान लो, इसकी वैकेंसी अब बढ़ गई है। तो ऐसे में अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो जाइए फटाफट से MJT ऐप पर, और व्हाट्सएप नंबर भी बना होगा, आप जाकर के पता कर सकते हैं, या फिर वहां पर भी ऑफर फॉर यू में जाकर देख सकते हैं क्या डिस्काउंट चल रहा है, क्या ऑफर चल रहा है, कितने में आपको मिलेगा बैच। चलिए अब लास्ट डे के क्वेश्चंस की बात करते हैं। कल मैंने आपसे पूछा था GST लागू करने वाला भारत कौन सा देश बना था, तो भारत 161वां देश बना था। पहला देश फ्रांस है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है, तो ये तंजानिया के पास मोस्टली पड़ता है, ठीक है ना। चलिए आज आपको क्या बताना है, आज आपको बताना है कि BSF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया। अभी अगर आप लिस्ट ध्यान से देखे होगे जरूर आंसर कर पाओगे। और उत्तर प्रदेश के मिसरौली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, ये बता दीजिए कमेंट करके, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया 8 स्टेशन बदले गए हैं, कल की वीडियो में डिटेल में पढ़ाया गया था, कल की वीडियो देखे होगे जरूर आंसर कर ले जाओगे। तो थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।
ई बुक्स वगैरह लेनी है या वीडियो कोर्स लेना है, एमजेटी ऐप का रुख करिए। कल की वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।